हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑफिशियल एजुकेशन योर रोड टू द फ्यूचर। कल हमने एंड किया था, हम देख रहे थे कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य रूसन के अंदर, और वहां पर हमने जौनपुर देखा, कश्मीर देखा और उसके अलावा बंगाल देखा। और तीन अभी भी बच्चे तो चार है, लेकिन जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो तीन है, मालवा है, मेवाड़ है और खानदेश है। इन तीनों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी टीम का उत्साहवर्धन के लिए हमारी सभी टीम के मेंबर्स का साथ जरूर देंगे। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, हमने देखा था बंगाल। अगर नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे बंगाल के बाद मालवा जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य था। जैसा कि हमने अलग अलग काल में देखा, मौर्य काल में देखा, गुप्त काल में देखा, पुष्यभूति काल में देखा, फिर हमने दिल्ली सल्तनत में देखा है ना, मुगल काल तो अभी आया ही नहीं है। दिल्ली सल्तनत में देखा कि ये सारे जो राज्य थे, छोटे छोटे जो प्रांत थे, वो एक ही शासक के अंडर में रहते थे। लेकिन होता ये था कि जब कभी कुछ शासक थोड़ा कमजोर पड़ जाते थे तो उनकी कमजोरियों का फायदा उठा करके वो छोटे छोटे प्रांत जो थे वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। और यही रीजन है जो हम पढ़ रहे हैं, सारे प्रांत उनका यही रीजन है ना, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जो पढ़ रहे हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश का एक जो हिस्सा है मालवा, वहां का ये एक पूरा राज्य हुआ करता था। मालवा में हमने बाज बहादुर, रानी रूपमती की कहानियां खूब सुनी है, मांडू खूब सुना है, बस उसी से संबंधित ये टॉपिक होगा। जो ये मालवा है, मालवा की स्थापना की थी दिलावर खां ने। स्थापना की थी मालवा की दिलावर खां ने, और की कब थी तो ये की थी 1401 ईस्वी को। और दिलावर खां जो है वो कुछ दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दिलावर खां मतलब मालवा की स्थापना, मालवा तो पहले से था लेकिन मालवा को स्वतंत्र घोषित करने का श्रेय जाता है दिलावर खां को 1401 में। और फिर दिलावर खां के बाद इसका पुत्र मालवा का अगला शासक बनता है, जिसका नाम था अलप खां। अलप खां इसका पुत्र था और मालवा का अगला शासक बनता है। और अलप खां वही है जिसे हम हुशंग शाह के नाम से जानते हैं। हुशंग शाह के नाम से ये मालवा की गद्दी पर बैठता है। और हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बनता है दिलावर खां। 1401 में मालवा को स्वतंत्र करते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक जीवित रह नहीं पाते, इसलिए 1405 में इनका पुत्र अलप खां हुशंग शाह की उपाधि धारण करके मालवा का अगला शासक बनता है। ये अपनी राजधानी, चूंकि पहले राजधानी धारा हुआ करती थी, जिसे धार के नाम से भी जानते हैं, लेकिन फिर ये क्या करते हैं, जब ये शासक बनते हैं हुशंग शाह, तो ये अपनी राजधानी मालवा से मांडू ले जाता है ना। मांडू ही रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो हुशंग शाह को ही श्रेय जाता है मालवा की राजधानी धारा से कहां ले जाने का, मांडू, है ना। एमपी में जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें मालवा से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपीपीएससी में 2019 एमपीपीएससी जब प्रीलिम्स हुआ था, उसमें भी मालवा से कुछ क्वेश्चन आए थे, है ना। और अभी हम पढ़ेंगे, पढ़ने के दौरान हमारी नजरों में भी वो क्वेश्चन आएंगे। तो अलप खां हुशंग शाह की उपाधि धारण करता है और मालवा का अगला शासक बनता है। और इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि ये धारा से अपनी राजधानी मांडू स्थानांतरित कर देता है। मालवा में फिर खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। खिलजी वंश की स्थापना यहाँ करता है महमूद शाह। ठीक, वैसे पूछा जा सकता है क्योंकि मालवा में है ना, तो ऐसी कोई भी चीज जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है ना, छोड़ने से बचेंगे, क्योंकि कब क्या पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, मालवा पढ़ रहे हैं, मेवाड़ नहीं पढ़ रहे हैं अभी, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा महमूद शाह। जस्ट वेट, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, महमूद शाह, अर्थात महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी। देन गुजरात के शासक बहादुर शाह के बारे में बहुत पढ़ा जाता है। गुजरात का एक प्रमुख शासक था और इसने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी। और फिर अंततः मतलब उसके बाद मालवा को ये गुजरात में इसने मिला लिया था। तो मालवा एक समय गुजरात का भी हिस्सा हुआ करता था। अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है ये, ठीक है। अभी मत सोचिएगा कि मैम क्या बता रहे हो, गुजरात और मालवा कहाँ बहुत अंतर है।
फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है ये याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मांडू का किला, चूंकि मांडू राजधानी हो चुकी थी इसलिए मांडू में अधिकाधिक जो भी मांडू के महल बहुत प्रसिद्ध है, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। तो मांडू के महल आखिर क्यों प्रसिद्ध है? यही कारण है क्योंकि मालवा जो था एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और इन्होंने मांडू को अपनी राजधानी बनाई थी और समय समय पर यहाँ पर अलग अलग महलों का स्थापत्य कला का इन्होंने विकास किया। तो मांडू के किले, हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। कौन सा हुशंग शाह? यही जिसने धारा से मांडू राजधानी जो ले गया था। तो हुशंग शाह के बारे में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसने मांडू के किले का हिंडोला भवन, अगर एमपी जीके कभी पढ़ते होंगे और वहां के पर्यटन पढ़ते होंगे तो ये जरूर से पढ़ने में आता है। तो ये वही है ना, हुशंग शाह के द्वारा ही निर्मित ये महल है। मांडू के किले, हिंडोला महल या दरबार हॉल किसने निर्मित करवाया? आंसर क्या हो जाएगा? हुशंग शाह। किसने करवाया? हुशंग शाह। मांडू का किला और हिंडोला महल ये दरबार हॉल। उसके बाद में है इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। जो लोग एमपी से बिलोंग करते हैं, एमपी का कोई एग्जाम देंगे, वो लोग एमपी जीके पढ़ते हैं, वहां पर एमपी के पर्यटन में आपको हिंडोला महल, मांडू महल है ना आपको पढ़ने को मिलेंगे। वहां पर आपको अलग अलग सी चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। जहांगीर दरवाजा, जहांगीर महल है ना, उन्हीं में से एक है दिल्ली दरवाजा जो कि यहाँ पर स्थित है। अक्सर पूछा जाता है दिल्ली दरवाजा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन नहीं, दिल्ली दरवाजा मांडू में स्थित है और इस महल में हिंडोला। दिल्ली दरवाजा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। बाज बहादुर एवं रानी रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मांडू जो है ना वो बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रणय गाथाओं के लिए ही जाना जाता है। तो अक्सर पूछा जाता है कि उनके महल का निर्माण किसने करवाया था। तो आंसर हो जाएगा आपका नासिरुद्दीन महमूद या नासिरुद्दीन शाह। तो यहां पर लिख रही हूं रानी रूपमती एवं बाज बहादुर के महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान नासिरुद्दीन शाह। ध्यान रखेंगे, काफी सारे लोग आपको लूसेंट पढ़ने से मना करेंगे। वो उनका बस कहना ये होता है कि जब तक आप बेसिक्स नहीं पढ़ोगे लूसेंट आपको समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल सही बोलते हैं वो, बिल्कुल सही बात है कि आप जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे आपको लूसेंट समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये भी बात सही है, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि लूसेंट हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन कवर नहीं करता है ना। लूसेंट हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करता है। एग्जाम के पहले आप जो भी बेसिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट जो भी है क्लियर कर लो, और एग्जाम के कुछ महीनों पहले आप एक बार लूसेंट को सरसरी निगाहों से नहीं, क्योंकि फैक्ट है, आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा, तो आप याद कर लो और फिर याद करने के बाद एक बार रिवाइज कर लो। आप देखना आपका एग्जाम कितना अच्छा जाता है। तो इसलिए मैं लूसेंट पर ज्यादा फोकस करती हूँ, समझने वाले समझ रहे होंगे। तो रानी रूपमती तथा बाज बहादुर के महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा मांडू में करवाया गया था। पहला क्वेश्चन, जहाज महल कहां पर स्थित है? इससे रिलेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन आया था, आप लोग एक बार चेक करके जरूर देखेंगे। और डिलीट भी कर दिया गया था हालांकि, क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस थे वो सारे सही नहीं थे, करेक्ट नहीं थे। तो पहली बात तो जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? आपका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन खिलजी ने। और दूसरी बात, जहाज महल स्थित कहां पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा मांडू में, है ना। देखिए, जैसे अगर रानी रूपमती और बाज बहादुर के महल की बात आती है तो हमारा दिमाग ही नहीं जाएगा सुल्तान नासिरुद्दीन की ओर, है ना, और यही ऑप्शन में होगा। और ऑप्शन में किसी और का भी, हुशंग शाह का भी नाम दे दिया जाएगा। हुशंग शाह तो उनसे कई साल पहले मतलब आ चुके थे, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा सुल्तान, इसीलिए अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे इसके साथ ही अभी जो मैंने बताया
जहाज महल, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन खिलजी ने। है कहां पर? मांडू में है। तो धार में अक्सर आपको राजा भोज की कृतियां मिलेंगी, राजा भोज के स्थापत्य मिलेंगे, उनके मंदिर मिलेंगे, है ना, उनके द्वारा निर्मित किले मिलेंगे धार और भोपाल में। लेकिन मांडू की बात आएगी तो ये इनसे ही रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी। तो जहाज महल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है। देन अगला जो आपके लूसेंट में लास्ट पॉइंट दिया है मालवा में, वो है कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। सॉरी तो एक महल है जिसका नाम है कुश्क महल। कुश्क महल निर्मित किसने करवाया? कुश्क महल को निर्माण किसने करवाया? कुश्क महल का महमूद खिलजी ने। किसने? महमूद खिलजी ने। कहां पर? फतेहाबाद, फतेहाबाद। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मालवा, रिवाइज करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए, मालवा में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था दिलावर खां। 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1405 होते होते दिलावर खां की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र, जिसका की नाम था अलव खां, हुसैन शाह की उपाधि धारण करता है और अगला शासक बनता है। और शासक बनने के उपरांत ही अपनी राजधानी धारा से मांडू शिफ्ट कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक था महमूद शाह। मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक था महमूद शाह। मांडू का किला, जो कि मांडू का बहुत ही प्रसिद्ध स्थापत्य है, हिंडोला महल, दरबार हॉल, इन सभी का निर्माण या फिर ये सब जो स्थित है, ये स्थित है कहां पर? मालवा अर्थात मांडू में स्थित है। और इसका निर्माण भी हुसैन शाह ने ही करवाया था इन सभी का। और इनमें एक प्रसिद्ध जो स्थान है वो है दिल्ली दरवाजा। उसके बाद देखा रानी रूपमती एवं बाज बहादुर के महल का निर्माण करवाया था सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने। और जहाज महल का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। मांडू में कुश्क महल का निर्माण करवाया था महमूद खिलजी ने। और ये कहाँ करवाया था? फतेहाबाद में। तो ये हो गया आपका कंप्लीट मालवा, है ना। एमपी में होने वाले एग्जाम्स के लिए मालवा पर फोकस करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ समय से देखा जा रहा है आने वाले जो भी पेपर्स हैं अगर उस पर हम निगाह मारे तो हमें पता चलता है कि हिस्ट्री पर और जो पर्यटन है उस पर बहुत ज्यादा एमपी के जोर दिया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे मैम जब हिस्ट्री और पर्यटन पर जोर दिया जाता है तो आपने अभी में हिस्ट्री और पर्यटन कंप्लीट क्यों नहीं कराया? तो निश्चिंत रहें, जरूर कराऊंगी। चलिए, मालवा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम मेवाड़। मेवाड़ वही राजस्थान जो है, राजस्थान के दो प्रमुख भाग थे, मेवाड़ और मारवाड़, है ना। उन्हीं में से एक था मेवाड़, जिसकी हम बात करेंगे, राणा प्रताप वाला मेवाड़। जो मेवाड़ है, मेवाड़ में पहले जिस वंश का या जिस वंश का वहां पर प्रभुत्व था उसे कहा जाता था गुहिलौत वंश। गुहिलौत वंश। अच्छा, राणा रतन सिंह और पद्मावती, जिनकी अभी कुछ दिन पहले मूवी भी आई थी कुछ सालों पहले, वो इसी वंश से, मेवाड़ की इसी वंश से बिलोंग करते थे, राणा रतन सिंह और महारानी पद्मावती। तो गुहिलौत वंश जो था ये मेवाड़ का सबसे प्राचीन वंश, सबसे नहीं कह सकते पर काफी प्राचीन वंश माना जाता है। और इसके एक शासक थे जो मैंने अभी नाम बताया आपको, रतन सिंह। और रतन सिंह जैसा कि मूवी देखे होंगे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेवाड़ में राणा रतन सिंह का जिस वक्त शासन था या जिस वक्त वो शासक थे, उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 ईस्वी में रतन सिंह को पराजित करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसने मिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह को पराजित करके और मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था।
उसके बाद गुहिलौत वंश की ही एक शाखा थी जिसे कहा जाता है सिसोदिया वंश। राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, ये सब सिसोदिया वंश के ही शासक हुए। तो इसी की एक शाखा मानी जाती है सिसोदिया वंश। उसके एक शासक थे जिनका नाम था हम्मीर देव। हम्मीर देव ने अपने मेवाड़ को एक बार फिर से स्वतंत्र करा लिया था दिल्ली सल्तनत से। तो गुहिलौत वंश के बाद मेवाड़ में जो अगला वंश आता है वो है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के पहले शासक माने जाते हैं हम्मीर देव। और हम्मीर देव ने इसमें शायद डेट नहीं लिखी हुई है, हाँ, हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर दिल्ली सल्तनत के ही काल में मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया था। तो जहां राणा रतन सिंह का हुआ था सामना अलाउद्दीन खिलजी से, वहीं हम्मीर देव जो कि सिसोदिया वंश के शासक थे, इनका सामना हुआ था किससे? मोहम्मद तुगलक से। ठीक है, मोहम्मद तुगलक को हराया और मेवाड़ को एक बार फिर से इन्होंने स्वतंत्र करा लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है राणा कुंभा। अब देखिए हम्मीर देव के बाद अब जो भी आएंगे राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह, जितने भी शासक आएंगे ना, ये सारे शासक सिसोदिया वंश के थे। ठीक, तो राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक जो सिसोदिया वंश थी, जो मेवाड़ थी, उसकी राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना कराई। तो पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना किस शासक ने कराई? आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने, जो कि सिसोदिया वंश के शासक थे। विजय स्तंभ पहला क्वेश्चन है कहां पर स्थित? तो राजधानी चित्तौड़ में स्थापना किसने कराई? आंसर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा ने। कब कराई थी? 1448 में। वैसे डेट पूछी नहीं जाती, राजस्थान में पूछी जा सकती है। राजस्थान की संस्कृति तो मतलब विश्व प्रसिद्ध है, वहां की संस्कृति। और राजस्थान में होने वाले एग्जाम्स में वहां की संस्कृति और इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान वाले ध्यान देंगे, आप डेट भी पढ़ेंगे, है ना, और संस्कृति से रिलेटेड और जो भी चीजें होंगी उन पर भी फोकस करेंगे। तो विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़ में स्थित है और राणा कुंभा के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अभी जब हम पढ़ेंगे मुगल काल, वहां पर हम देखेंगे कि बाबर भारत में जब प्रवेश करता है, इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, उससे डिफीट करता है, हराता है। और इस क्रम में वो टोटल 4 प्रमुख युद्ध लड़ता है। कितने? 4 प्रमुख युद्ध लड़ता है। और उन 4 प्रमुख युद्धों में से एक युद्ध था आपका खानवा का युद्ध। मैं बता देती हूँ, 4 प्रमुख युद्धों में से पहला युद्ध होता है पानीपत का युद्ध, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं, 1526 में होता है। दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। आगे हम हालांकि पढ़ेंगे, खानवा का युद्ध लगातार मतलब एक साल के बाद ऐसे ही युद्ध वहां पर चल रहे थे उस समय। 1527 में होता है खानवा का युद्ध। फिर तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। 1528 में। और आखिरी युद्ध होता है, क्योंकि बाबर भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाया था, इसने मुगल वंश की यहाँ पर स्थापना कर दी, नींव डाल दी थी, लेकिन ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाया था। अगला युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। यह युद्ध कब होता है? 1529 में। तो लगातार 4 वर्षों तक बाबर ने युद्ध लड़े। जब बाबर भारत में प्रवेश करता है तो पहला युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ऑफ कोर्स बाबर की विजय हुई। चारों ही युद्धों में बाबर की ही विजय हुई थी। उसके बाद होता है खानवा का युद्ध 1527 में। खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच। जो मैं अभी बता रही हूँ, है ना। इस पॉइंट के बाद मैं जो बताने वाली थी कि खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तो बाबर भारत में प्रवेश करने के बाद अपना दूसरा जो प्रमुख युद्ध लड़ता है वो राणा सांगा के साथ लड़ता है। राणा सांगा सिसोदिया वंश के ही शासक थे।
और यह युद्ध कहलाता है खानवा का युद्ध, 1527 में होता है। और ये जो चंदेरी का युद्ध है 1 साल बाद 1528 में होता है। चंदेरी भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान में आप जो अशोकनगर देखते हो बस उसी के आसपास का क्षेत्र था। उस समय वहां का शासक हुआ करता था मेदिनी राय। तो मेदिनी राय और बाबर के मध्य 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। बाबरा लिख दिया मैंने, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। अगर नहीं दिख पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम जब मुगल काल पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे। और इसमें भी बाबर की विजय होती है, मेदिनी राय जो है हार जाता है। अंतिम होता है घाघरा का युद्ध, और यह युद्ध होता है बाबर और अफगानों के बीच, और इस युद्ध में भी बाबर की विजय होती है। तो इस तरह से 4 प्रमुख युद्ध बाबर लगातार लड़ता है और चारों ही युद्धों में उसे विजय हासिल होती है, जीत प्राप्त करता है और मुगल साम्राज्य की भारत पर काफी लंबे समय तक के लिए नींव डाल देता है। आपने देखा ही है ना। तो इसकी एक ट्रिक भी बनती है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घोड़ा लेके चला गया। क्योंकि 4 लगातार है तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, फिर घोड़ा लेके चला गया। चलिए वो तो हम बाबर में देखेंगे ही। तो वही अभी हम आते हैं मेवाड़ में। मैं इसलिए जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं ये बाबर, है ना, इसलिए। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सागा के मध्य हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी, राणा सागा की पराजय हुई थी। राणा सागा इसमें बहुत डिटेल नहीं दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राणा प्रताप के और अकबर के बीच, है ना। और इस युद्ध में अकबर के एक सेनापति मान सिंह ने युद्ध का नेतृत्व किया था और बुरी तरह से पराजित भी कर दिया था राणा प्रताप की सेना ने मुगल सैनिकों को। लेकिन कुछ समय बाद यह सूचना आती है कि अकबर स्वयं बड़ी सेना लेकर के, एक विशाल सेना लेकर के युद्ध मैदान अर्थात हल्दी घाटी के मैदान में आ रहा है। तो राजपूत सेनाओं का मनोबल धीरे धीरे कम होने लगता है और वो हार की ओर मतलब बढ़ने लगते हैं। और तभी जब राणा प्रताप घायल अवस्था में हो जाते हैं तो उनके जो निकट लोग थे, है ना, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो जो थे उनका वेश धारण कर लेते हैं। एक भील व्यक्ति था, वो राणा प्रताप का वेश धारण करके युद्ध मैदान में डटा रहता है और अंत में वो अपनी जान भी दे देते हैं और राणा प्रताप को वहां से हटा दिया जाता है युद्ध क्षेत्र से। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कभी क्या, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। तो पूछा जाए अगर कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके बीच? अकबर और सिसोदिया वंश के शासक राणा प्रताप के बीच। राणा प्रताप के बीच। वैसे देखिए, देखा जाए तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, 1576 में हल्दी घाटी का। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, जो कि मैंने आपको बताया ही। जहांगीर ने, जब जहांगीर आता है, क्योंकि राणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी थी, राणा प्रताप के पुत्रों का शासन था मेवाड़ में, तो जहांगीर ने अकबर के बाद जहांगीर आता है और मेवाड़ को वो मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। इस तरह से मेवाड़ भी कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है खानदेश की। अब बारी आती है खानदेश की। वर्तमान बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का वर्तमान बुरहानपुर, उसके आसपास का क्षेत्र खानदेश कहलाता था। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के एक सूबेदार जिसका नाम था मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में खानदेश की स्थापना की 1382 ईस्वी में। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। असीरगढ़ को वर्तमान में दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो एक एक करके बताती हूँ। खानदेश की स्थापना किसने की? खानदेश की स्थापना किसने की? खानदेश की स्थापना की थी मलिक अहमद राजा फारूकी ने। मलिक अहमद राजा फारूकी ने खानदेश की स्थापना की
राजा फारूकी थे कौन? तो ये फिरोज शाह तुगलक का एक सूबेदार था। फिरोज शाह तुगलक का क्या था? सूबेदार था। ठीक है। और 1382 ईस्वी में इसने खानदेश की स्थापना की थी, 1382 ईस्वी में। और जब इसने स्थापना की खानदेश की, तो उस वक्त इसने राजधानी रखी बुरहानपुर। बुरहानपुर को राजधानी रखी और अपना सैनिक मुख्यालय ये बनाता है असीरगढ़ को। सैनिक मुख्यालय बनाता है ये किसे? असीरगढ़ को, है ना। फिर 1601 ईस्वी में अकबर जो है खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। जब मुगल काल आता है, मुगल साम्राज्य या दिल्ली में मुगल काल की मुगल सल्तनत की स्थापना होती है, ठीक है, उस वक्त अकबर के काल में खानदेश को उस राज्य में मिला लिया जाता है। तो क्या देखा? स्थापना किसने की? मलिक अहमद राजा फारूकी ने। फिरोज शाह तुगलक का यह सूबेदार था। 1382 ईस्वी में स्थापना करता है, राजधानी अपनी बुरहानपुर रखता है और असीरगढ़ को अपना सैनिक मुख्यालय रखता है। फिर आगे चल करके अकबर इसे खानदेश को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इस तरह से जितने भी प्रमुख स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे जहां से लूसेंट से क्वेश्चन उठ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बारी आती है सूफी आंदोलन की और भक्ति आंदोलन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक दिमाग में प्रश्न उठेगा कि आखिर ये सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन चलाए क्यों गए, इनकी शुरुआत क्यों हुई? तो दिल्ली सल्तनत के काल में विभिन्न अलग अलग सुल्तान आते हैं, है ना, बहुत ज्यादा अपने धर्म को लेकर के कट्टर प्रवृत्ति के होते हैं। और आपने देखा ही जबरन कुछ तो सुल्तान ऐसे थे जो जबरन लोगों को अपना या इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए जोर दे रहे थे। और उच्च और निम्न का बहुत ज्यादा अंतर था, है ना। उच्च वर्ग के साथ अलग व्यवहार और निम्न वर्ग के साथ अलग व्यवहार, हालांकि तो आज तक चलता आ रहा है, अभी थोड़ा सा कम हो गया है ना। बाकी उस दौरान तो बहुत ज्यादा जनता को कष्ट उठाने पड़ रहे थे। तो इन्हीं कष्टों को मद्देनजर रखते हुए, है ना, इन्हीं जो धार्मिक रूढ़ियां थी उनको खत्म करने के लिए कुछ ऐसे संत आते हैं। अब यहाँ पर भक्ति आंदोलन का मतलब ये नहीं था कि जो संत आए उन्होंने बस लोगों को पूजा पाठ करना सिखाया, ऐसा नहीं था। उन्होंने लोगों को शिक्षाएं दी। शिक्षाएं कैसी? धार्मिक रूप से तटस्थ रहने की शिक्षाएं दी। अगर कोई हिंदू व्यक्ति है तो वो उसका धर्म है, उसको आप हिंदू रहने दीजिए। अगर कोई मुस्लिम है, इस्लाम है, तो उसका धर्म है, आप उसको उसके धर्म को अपनाने के लिए या किसी और धर्म को अपनाने के लिए आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में जो मुस्लिम संत आए, संत नहीं कहते हैं मुस्लिम में, हाँ संत कहते हैं, कुछ सूफी संत जो कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड थे वो आए, कुछ हिंदू धर्म से रिलेटेड, कुछ भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कुछ हिंदू संत आए जिन्होंने लोगों को शिक्षाएं दी और इस तरह की रूढ़ियां और जो भेदभाव है उन्हें खत्म करने की उन्होंने कोशिश की। और इस क्रम में जो आपके लूसेंट में सबसे पहला है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलनों में से, वो है सूफी आंदोलन। ठीक है, तो चलिए सूफी आंदोलन की स्टार्टिंग करते हैं। और एक सेकेंड वेट कीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ, तो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन हमेशा उठते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए, पहला पॉइंट जो आपके लूसेंट में दिया हुआ है, सूफी आंदोलनों में जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। जो लोग सूफी संतों से, है ना, जो भी संत लोग थे, सूफी संत जो थे, उनसे जो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें कहा जाता था मुरीद। तो मुरीद किसे कहते थे? मुरीद कौन होते थे? मुरीद ऐसे व्यक्ति होते थे जो कि सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते थे? मुरीद कहते थे। सूफी लोग, सूफी संत जिन आश्रमों में निवास करते थे उन आश्रमों को कहा गया है खानकाह या फिर मठ, पूछा जाता है। ठीक, तो खानकाह या मठ क्या है?
मठ तो चलिए समझ में आ जाएगा, लेकिन खानकाह हो सकता है ना समझ में आए। तो खानकाह क्या है? खानकाह वह स्थान है या वह आश्रम है जहां पर सूफी संत निवास करते थे। तो सूफी संतों के निवास की जगह, सूफी संतों के निवास का आश्रम क्या कहलाता था? खानकाह या फिर मठ। मुरीद कौन है? मुरीद वे व्यक्ति होते थे जो कि सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे। खानकाह क्या होता है? तो खानकाह सूफी संतों के निवास का आश्रम होता है ना। ऐसे ऐसे याद करेंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी, है ना। इन केस अगर कभी आप मेंस लिखते हैं तो मेंस में ये काफी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूफियों के धर्म संघ। जो सूफी संतों के धर्म संघ हुआ करते थे, ये दो भागों में विभाजित होते थे। सूफियों के धर्म संघ दो भागों में विभाजित होते थे। पहला जो भाग होता था उसे कहते थे बाशारा। पहले भाग को कहते थे बाशारा, जबकि दूसरे भाग को कहा जाता था बेशारा। ठीक है, तो इनके जो धर्म संघ थे ये दो भागों में विभाजित होते थे। पहला भाग कहलाता था बाशारा, जबकि दूसरा भाग कहलाता था बेशारा। अंतर क्या था बाशारा और बेशारा में? जो बाशारा जो संघ था, जो भाग था, इसके अंतर्गत इस्लाम के सिद्धांतों को माना जाता था। ठीक है, मतलब वो इस्लाम के सिद्धांतों को माना जाता था, या कह सकते हैं सिद्धांतों के ये पक्के होते थे बाशारा, है ना। सिद्धांतों के समर्थक होते थे, समर्थक। जबकि जो बेसारा संघ था ना, बेसारा संघ के लोग इस्लाम को या इस्लाम के सिद्धांत को मानने के लिए बद्ध नहीं होते थे। इस कारण से इन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। सिद्धांत को मानने के लिए ये बद्ध नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से धर्म संघ को दो भागों में विभाजित किया गया, बाशारा और बेशारा में। नेक्स्ट है एक सूफी आंदोलनों के अंतर्गत एक सिलसिला, काफी सारे सिलसिले थे, है ना। वो हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो एक सिलसिला पढ़ने में आता है जिसका नाम था चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला तो जो ये चिश्ती सिलसिला था, इस सिलसिले की शुरुआत किसने की? चिश्ती सिलसिले की भारत में शुरुआत किसने की? तो चिश्ती सिलसिले की भारत में शुरुआत की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की थी शुरुआत। और यह जो शुरुआत हुई थी, या कह सकते हैं भारत में, चूंकि भारत से इन्होंने ये बेसिकली भारत के नहीं थे, है ना, ये बाहर के थे। और ये भारत में आकर के चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करते हैं और भारत में इस सिलसिले का केंद्र बनाते हैं ये अजमेर को। किसे बनाते हैं? अजमेर को। अक्सर अजमेर में इस्लाम धर्म के फॉलो या सभी लोग जाते हैं अजमेर में, है ना। ये कोई विशेष किसी धर्म के लोग नहीं, सभी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा रोल है ना। उसे ऐसे स्थल या ऐसा पवित्र स्थल बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है उनकी वहां पर, है ना। अकबर भी काफी समय कई बार गया है यहाँ पर अजमेर में। ठीक है, अजमेर में जब वो गया था तो रास्ते में उसकी राजा भारमल से पहचान हुई थी। भारमल ने उसकी कुछ हेल्प की थी। जोधाबाई नाम सुना है ना, जोधाबाई से उनका फिर विवाह हुआ था, इसी कारण से हुआ था। तो यह जो स्थल है वो उसके लिए काफी महत्व रखता है। तो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और इस सिलसिले का जो केंद्र था भारत में वो था अजमेर। चिश्ती सिलसिले के अलावा एक सिलसिला था सुहरावर्दी। कहा जाता है कि भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले की जो जड़ें हैं वो भारत में काफी लंबी है ना। सुहरावर्दी तो चलिए, अभी चिश्ती बस याद रखिएगा। चिश्ती सिलसिला के अन्य कुछ प्रमुख संत थे। इन्होंने तो स्टार्टिंग की थी, लेकिन और जो कुछ प्रमुख संत थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की भी दरगाह है। बाबा फरीद, बख्तियार काकी ये अलग है।
और बख्तियार खिलजी जिन्होंने ध्वस्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय को, वो अलग है। बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। बाबा फरीद, ये पूछा जाता है कि बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे, ठीक है। जो बख्तियार काकी है ये बाबा फरीद के क्या थे, गुरु थे। तो लिख देती हूँ नाम। अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे सोच रहे होंगे मैं क्या क्या बोले जा रही है ना होता है पहली बार में। जैसे हम पढ़ते हैं सगुण, जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो हम सगुण धारा पढ़ते हैं, निर्गुण धारा पढ़ते हैं। सगुण धारा के अंतर्गत वे संत आते हैं जो कि ईश्वर को मानते हैं, निर्गुण के अंतर्गत वे आते हैं जो कि ईश्वर को मानते तो हैं पर विश्वास नहीं करते, है ना, जैसे कबीरदास जी। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए। तो निर्गुण धारा के अंतर्गत हम देखते हैं ना कौन कौन से संत रहे हैं, कौन कौन से व्यक्ति रहे। सगुण के अंतर्गत कौन, या राम भक्ति में कौन कौन से संत रहे, कृष्ण भक्ति में कौन कौन से संत रहे। इसी तरह से इस्लाम धर्म अर्थात जो सूफी आंदोलन के अंतर्गत जो सिलसिले हुए थे उसमें भी अलग अलग संत या अलग अलग जो सिलसिले थे उसमें अलग अलग कौन कौन संत हुए थे वो हम देख रहे हैं। तो एक चिश्ती सिलसिला था जिसकी शुरुआत की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, मुख्य केंद्र बनाया था इन्होंने अजमेर को। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अलावा इस सिलसिले के जो संत थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया शायद अमीर खुसरो के ये गुरु थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है अभी। बाबा फरीद, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी कभी कभार पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए बाबा फरीद किस सिलसिले से संबंधित थे, आंसर हो जाएगा चिश्ती सिलसिला, इसीलिए लिख रही हूं। बाबा फरीद, बख्तियार काकी, बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो ये सभी जो संत लोग थे ये थे चिश्ती सिलसिले के संत थे। और इन दोनों में संबंध बताया गया है। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे, ठीक है। बख्तियार काकी जो थे ये गुरु थे किसके, बाबा फरीद के, और ये शिष्य थे, बाबा फरीद शिष्य थे, याद रखिएगा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। जो सिखों का एक प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उस ग्रंथ में बाबा फरीद की भी रचनाएं देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाबा फरीद की कुछ रचनाएं जो हैं वे रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित की गई हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे चिश्ती सिलसिले के ऐसे कौन से संत हैं जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है, आंसर हो जाएगा बाबा फरीद। अगला पॉइंट है बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। यहां पर उल्टा हो गया है, ठीक है। अगर हम यहां से स्टार्ट करते तो ज्यादा सही होता। कैसे, जैसे बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के शिष्य का क्या नाम था, बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य का क्या नाम था, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के ही बारे में ज्यादा पूछा जाता है। जो दूसरा नाम दिया हुआ है उसके बारे में अभी तक तो पूछा नहीं गया। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और शायद निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे, है ना, इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। अभी एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना, क्योंकि नाम जो है वो थोड़ा सेम है। मैं एक बार बताती हूँ आपको देख के। जी हाँ, बिल्कुल निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे खुसरो, बिल्कुल सही है ना। कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ये हायरार्की याद कर लीजिए, ये क्रम याद कर लीजिए। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों के ही बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत के काफी सारे सुल्तानों का काल देखा था, है ना। 7-8 सुल्तानों का काल तो अमीर खुसरो ने देखा था, इसी तरह से निजामुद्दीन औलिया ने भी। तो बख्तियार काकी के शिष्य का नाम था बाबा फरीद, बाबा फरीद के शिष्य का नाम था निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। हायरार्की याद कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए साइड में। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए
बिल्कुल कंजूसी नहीं। अगला पॉइंट है हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया किनके बारे में बात हो रही है, इनके बारे में बात हो रही है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो ने भी देखा था, उसी तरह से निजामुद्दीन औलिया ने भी देखा था दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो नीचे लिखा हुआ है और मैं कहां पर ढूंढने चली गई। अमीर खुसरो के अलावा शेख सलीम चिश्ती भी इनके शिष्य हुआ करते थे। शेख सलीम चिश्ती भी इनके शिष्य हुआ करते थे। और अमीर हसन देहलवी, मैं ऊपर लिखती हूं ताकि आपको कंफर्म समझ में आए। चलिए बताइए क्या हायरार्की, क्या क्रम देखा था हमने, बताइए क्या देखा था हमने। हमने देखा था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे, बाबा फरीद। बाबा फरीद, बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य क्या कौन कौन थे, तीनों महत्वपूर्ण है इसलिए तीनों ही लिखेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया के 3 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें से पहले थे अमीर खुसरो, तोताए हिंद जिन्हें कहा जाता है, अमीर खुसरो। दूसरे थे सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती। और तीसरे थे अमीर हसन दिलहवी। चलिए याद कर लीजिए, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाकी चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे, शुरुआत किसने की थी, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, याद हो भी जाएगा अपने आप। ठीक है, याद हो गया, याद हुई क्या होगा जहां तक है। उसके बाद है शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब याद है ना, चिश्ती सिलसिले के ही एक संत थे। हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, लिखा था यहाँ पर, तो ये चिश्ती सिलसिले के ही एक संत थे। तो इन्होंने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को प्रमुख केंद्र बनाया था बुरहानुद्दीन गरीब ने। तो चिश्ती सिलसिले के ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने दक्षिण भारत में इस सिलसिले की शुरुआत की थी और दौलताबाद को अपना केंद्र बनाया था। आंसर हो जाएगा बुरहानुद्दीन गरीब। बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में इन्होंने प्रचार प्रसार किया था या इस सिलसिले की शुरुआत की थी। देखिए जो सिलसिले थे ना, इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी थी, कुछ महत्वपूर्ण इन्होंने शिक्षाएं भी दी हैं, यहाँ पर शायद नहीं लिखी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगी जब हिस्ट्री में हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना। अभी तक तो हमने ये चिश्ती सिलसिला देखा, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, सलीम चिश्ती, ये सब याद रखिएगा चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले के ही संत थे। अब बारी आती है सुहरावर्दी की, इसलिए हम अब जो चिश्ती सिलसिला है इसको मिटाते हैं। बात करेंगे अब हम सुहरावर्दी सिलसिले की। सुहरावर्दी सिलसिला, तो सुहरावर्दी सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, ये दिया हुआ है। तो सूफियों के सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की थी शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन चिश्ती संप्रदाय से, चिश्ती सिलसिले से पूछे जाते हैं, उनके अलावा और सभी जो सिलसिले हैं ना, उनसे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन देख लेते हैं सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी सिलसिले की। शेख, नाम बहुत बड़े रहते थे भाई,
शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी। इन्होंने की थी सोहरावर्दी सिलसिले की शुरुआत। वीडियो को प्लीज सभी लोग लाइक कर देंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा उसका। ओके, इन्होंने की 1262 में। इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को दिया जाता है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को प्रमुख केंद्र बनाया था। बस इतना ही याद रखिए, इतना ही याद रखिए अभी फिलहाल कि किसने इस सिलसिले की स्थापना की थी। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। ठीक है, 4 तरह के सिलसिले होंगे, वैसे 4 तरह के सिलसिले थे। पहला चिश्ती देखा, चिश्ती सिलसिला। दूसरा सोहरावर्दी था। तीसरा था सत्तारी और अगला था नक्शबंदी सिलसिला, है ना। इन्हीं चारों सिलसिलों की हम बात कर रहे हैं। चिश्ती देख लिया, सोहरावर्दी किसने स्थापना की थी? शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने। बारी आती सत्तारी सिलसिले की। सत्तारी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना या शुरुआत की। अच्छा, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? अभी थोड़ी देर ही पहले हमने पढ़ा, बताइए जरा। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सिलसिले की शुरुआत की, चिश्ती की। बाकी सोहरावर्दी की शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी, सत्तारी की शेख अब्दुल्ला सत्तारी। अब सत्तारी के बारे में और जो भी चीजें दी हुई है पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद नक्शबंदी में आते हैं। हाँ, एक और दिया हुआ है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में सिलसिले के प्रमुख प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। हाँ, ये भी लिख लीजिए। नक्शबंदी के अलावा ये प्रमुख थे भारत में, जिनकी मतलब जो जड़ें थी वो काफी गहरी थी। इनके अलावा एक और है कादरी सिलसिला। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? पढ़ाई ऐसी चीज ही है, थोड़ी बहुत बीच बीच में बोरियत तो आती ही है, बस मोटिवेशन लाना पड़ता है। मोटिवेशन लाइए, बोर नहीं होंगे। कादरी सिलसिले की स्थापना की थी सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने। सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने इस सिलसिले की खोज की थी। नाम क्या था? कादरी सिलसिला। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस का मकबरा कहां पर है? कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताएंगे। भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी? तो भारत में इसको शुरू करने का श्रेय जाता है मोहम्मद गौस को। मोहम्मद गौस का मकबरा कहां है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जरूर। नेक्स्ट है, इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे और शिया मत के विरुद्ध थे। शिया मत, शिया और सुन्नी 2 मत थे। इस्लाम में प्रमुख रूप से 2 मत होते हैं। तो जो ये कादरी संप्रदाय के अनुयायी थे, ये शिया मत के विरोधी हुआ करते थे और इसके अलावा ये गाने बजाने के भी विरोधी थे। गाने बजाने के भी ये लोग विरोधी थे। ठीक है, ऐसा कौन सा सिलसिला था जिस सिलसिले के संत गाने बजाने के विरोधी थे? आंसर हो जाएगा आपका कादरी सिलसिला। अगला पॉइंट है राजकुमार दारा। हाँ, इंपॉर्टेंट है। राजकुमार दारा कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। राजकुमार दारा कौन था? दारा था औरंगजेब का भाई, औरंगजेब का बड़ा भाई।
दारा नाम था उसका, और वो जो दारा था वो कादरी सिलसिले का ही अनुयायी था। बस इतना ही याद रखिएगा कि किस सिलसिले का फॉलोवर था, तो आंसर हो जाएगा आपका कादरी। ठीक है, कादरी दारा। बाकी और भी अच्छे से पढ़ेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में चलना पड़ेगा क्योंकि लूसेंट में जो कुछ दिया हुआ है बस वही पढ़ेंगे, है ना। और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। नक्शबंदी धर्म संघ सिलसिले की स्थापना ख्वाजा ओबेदुल्ला ने की। ये जो नक्शबंदी मैंने लिखा हुआ है ना, ये इनका काम हुआ करता था, एक नक्शे को बंद करना जैसा। ठीक है, इस कारण से उसी के नाम पर इसका नाम हुआ था। और इसके संस्थापक माने जाते हैं ख्वाजा उबैदुल्ला। ख्वाजा उबैदुल्ला ने इस सिलसिले की स्थापना की थी या शुरुआत की थी। भारत में सिलसिले की स्थापना बकी बिल्लाह ने की थी, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय जाता है किसे? नक्शबंदी सिलसिले के व्यापक प्रचार का श्रेय जाता है बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को। शेख अहमद सरहिंदी की बहुत सारी रचनाएं भी देखने को मिलती है मध्यकाल की। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है शेख अहमद सरहिंदी को। सरहिंदी इनकी एक उपाधि थी, नाम नहीं था। फिरदौसी कौन था? फिरदौसी की रचना क्या है बताइएगा जरूर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा थी। एक मिनट। फिरदौसी तो मैंने सोचा कि ये नाम लिखा हुआ है लेखक का, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बताइएगा फिरदौसी किसकी रचना थी? फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले का शेख शरीफुद्दीन ने लोकप्रिय बनाया। बस इतना याद रखिएगा, सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा का नाम था फिरदौसी। फिरदौसी एक लेखक का भी नाम था। बताइएगा, रचना बताइएगा उनकी। ठीक है, इस तरह से सूफी आंदोलन खत्म हो जाता है ना। विभिन्न प्रकार के सिलसिले जो थे वो भारत में जो है प्रचार प्रसार करते हैं अपना, है ना। अपने जो संत है और अपने जो फॉलोवर्स है, अनुयायी है, वो पढ़ाते हैं और अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। उनमें से चिश्ती संप्रदाय देखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित। सुहरावर्दी संप्रदाय देखा शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी के द्वारा स्थापित। सत्तारी सिलसिला देखा शेख अब्दुल्ला सत्तारी के द्वारा स्थापित। नक्शबंदी देखा ख्वाजा ओबैदुल्ला के द्वारा संस्थापित। कादरी सिलसिला देखा सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी के द्वारा संस्थापित या स्थापित। चिश्ती संप्रदाय में हमने देखा कि बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और क्या अपने वो अमीर खुसरो जी, है ना। ये सब किस संप्रदाय के, किस सिलसिले के फॉलोवर्स थे? चिश्ती सिलसिले के ये अनुयायी थे या संत थे। इस तरह से आपके लूसेंट से सूफी आंदोलन फिनिश हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे भक्ति आंदोलन। कल आप सभी लोग जरूर आए इसी समय पर। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि अब बैक टू बैक वैकेंसी जो है सारा जो माहौल है शांत होते ही, सामान्य होते ही अब सारी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी जरूरत है। और वैकेंसीज आएंगी, उसके लिए क्या जरूरी है? पढ़ना जरूरी है। एग्जाम निकालना है तो पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने के लिए जरूरी है हमारी रेगुलरिटी मेंटेन होना। और मैं भी अपनी रेगुलरिटी जो है मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। बीच में थोड़ी सी मिस हो गई थी, इसके लिए मैंने कल ही बताया था। ठीक है, तो अब मैं लगातार जो है वीडियोस लाती रहूंगी, आप लोग भी मेरे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। सो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।